हम दीघा से शुरू कर लेते हैं सर। क्या कुछ लग रहा है दीघा की हालात? तीनों प्रत्याशी में हमको लग रहा है कि फिलहाल जो है संजीव चौरसिया और बिट्टू सिंह में बहुत क्लोज कंटेस्ट। और कुछ लोग तो बताते हैं कि बिट्टू सिंह का ही पलड़ा वहाँ पर भारी है। जनसुराज अगर कोई पहला खाता पटना जिला में अगर खोलेगी तो वो दीघा की ही सीट होगी। दानापुर के सीट पर बात कर लेते हैं। दानापुर में सर फाइट जो है वो आपको बस सिर्फ दो तरफा है, महागठबंधन हो गया और एनडीए हो गया। चुनाव के दिन जो खबरें हैं उसमें कहीं ना कहीं रीत लाल को अपर एज हम देखते हैं कि वहाँ से रीत लाल को अच्छी खासी वोट मिली है। सर महुआ के बारे में सोचा क्यों नहीं बात कर लिया जाए, लालू जी के दोनों लाल वहाँ से हैं। नो डाउट तेजस्वी यादव नंबर 1 पर है। उनकी बात को ही सुना जा रहा है और समझा जा रहा है। मोकामा, आनंद सिंह, ये सब नाम सुन के ही लगता है कि ये सीट वाकई में हॉट नहीं खौफनाक सीट है। और हमारा एकदम स्पष्ट आकलन है मोकामा की सीट को लेकर कि सूरजभान की पत्नी ही वहां से चुनाव जीत रही है और ठीक ठाक मार्जिन से जीत रही है। क्या लगता है सर, इस बार उसामा साहब वहां से खड़े हैं, वहां से उनको टिकट दिया, तेजस्वी ने भरोसा जताया है। देखिए सकीना जी, ये जो 25 का चुनाव हो रहा है ना, बीजेपी ने बहुत सारी गलतियां की और रघुनाथपुर सीट को लेकर और ओसामा साहब को लेकर भी गलती की है बीजेपी ने। मिसकैलकुलेशन है। कैलकुलेशन क्या गलती हुई है इसमें? खैर चलिए, रघुनाथपुर से एक सीट जो है वो साफ है कि कहीं ना कहीं ओसामा साहब जो है वो साफ निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हम राघोपुर की बात करेंगे सर आपसे। राघोपुर ये वो सीट है सर जहां पर तेजस्वी यादवों का गढ़ मान लीजिए। तेजस्वी यादव वहां से लगातार जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने एक बार फिर से सतीश कुमार पर यकीन जताया है। वहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं, सीएम चेहरे के दावेदार भी हैं। रिजल्ट डिपेंड करेगा कि राघोपुर में सतीश यादव या बीजेपी ने कितने बड़े मार्जिन लेने से तेजस्वी यादव को रोका। अगर कम मार्जिन पर रोक देंगे तब तो सतीश यादव निकलेंगे, लेकिन अगर राघोपुर में अगर लीड हो गई ज़्यादा की 15-20 हज़ार की, तब फिर बहुत क्लोज फाइट आपको राघोपुर में दिखेगा। लेकिन तेजस्वी यादव निकाल लेंगे, अपना सीट संभाल लेंगे। देखिए बहुत ही फोटो फिनिश वाला चुनाव है। नमस्कार, मैं पीडीए समाचार देख रहे हैं और आपके साथ मैं शकीना मलिक। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की पहले फेज की चुनाव हो चुकी है, जिसके बाद सियासत की सरगर्मी बढ़ चुकी है। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो गया है। तमाम लोग ये दावे कर रहे हैं कि जीत उनकी हुई, तो कोई कह रहा है हम 80 सीटों पर जीत हासिल करेंगे, तो कोई कह रहा है कि इस बार उनकी ही सरकार बनेगी। देखना यह है कि इस बार दोबारा से नीतीश कुमार की ही शासन चालू होगी, यानी नीतीश कुमार का ही सरकार बनेगा, या फिर तेजस्वी यादव के जो बड़े बड़े दावे किए गए हैं तेजस्वी यादव पर जनता उम्मीद जताती है। सवाल बहुत सारे निकल कर आ रहे हैं। पहले फेज की चुनाव हो चुकी है, कुछ ऐसी सीटें हैं, 121 विधानसभा सीटों पर अब तक चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 18 जिले शामिल हैं। आपको बता दें कि इसमें कुछ ऐसे हॉट सीट हैं जिन पर हमने सोचा क्यों नहीं चर्चा कर लिया जाए कि इस बार क्या कुछ गेम बदल जाएगा, या फिर जो समीकरण चलता आ रहा है बहुत वक्त से वही समीकरण रहेगा। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर। जी बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर अभी फर्स्ट फेज का चुनाव हो चुका है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस बार महागठबंधन की भारी बहुमत से जीत होने वाली है। वहीं एनडीए के बड़े दावे हो रहे हैं कि नहीं, दोबारा से उनकी ही सरकार बनने जा रही है और जनता का भरोसा उन पर ज्यादा है। कुछ ऐसे हॉट सीट भी निकल कर आ रहे हैं सर, जैसे अगर हम पटना की 2 सीट पर बात कर ले, दानापुर हो गए, दीघा हो गए, मोकामा हो गया, महुआ हो गया, रघुनाथपुर हो गया, राघोपुर हो गया। ऐसे तो सीट बहुत सारे हैं सर, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन पर हमने सोचा क्यों नहीं आपके साथ चर्चा कर लिया जाए। तो शुरू करते हैं सर, हम दीघा से शुरू कर लेते हैं। सर क्या कुछ लग रहा है दीघा की हालात? क्या वाकई में इस बार फिर दोबारा से बीजेपी को ही वोट पड़ेगा, या फिर अभी आपको महागठबंधन की तरफ से दिव्या गौतम भी खड़ी हैं, उन पर भी कयास लगाया जा रहा है। जनसुराज भी एक त्रिकोणीय भी चुनाव था सर दीघा में, तो क्या लग रहा है सर संभावनाएं? देखिए शकुना जी, पहले तो आपको दर्शकों को, आपके जो दर्शक हैं उसको भी बहुत बहुत बधाई। जी सर। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो सवाल आप उठा रही हैं कि हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है, तो स्वाभाविक है, चुनाव है, हर पार्टी जीत का दावा करेगी। लेकिन आप कुछ खास हॉट सीटों की लेकर चर्चा कर रही हैं। दीघा से आपने शुरुआत की है। दीघा में आप समझिए कि अभी जो 121 सीटों का चुनाव हुआ है फर्स्ट पेज में, बहुत कम ऐसी सीटें हैं जहां पर ट्रिंगुलर फाइट हुआ है। तो दीघा एक ऐसी सीट है जहां पर ट्रिंगुलर फाइट हुआ है, 3 खिलाड़ी वहां पर हैं और जनसुराज एक बड़ा खिलाड़ी बन के उभरा है। बिट्टू सिंह जो जनसुराज से हैं और बीजेपी के तो चौरसिया जी हैं और दिव्या गौतम है। तो समीकरण वहाँ क्या बना? देखिए
राजपूत जाति से आते हैं बिट्टू सिंह और दिव्या गौतम। तो बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि जो अपर कास्ट वोट है, खासकर राजपूतों का बहुत सारा वोट है, वहाँ पर 65,000 राजपूत वोटर हैं दीघा में। बीजेपी इस प्लान में चल रही थी कि राजपूत वोटों का बंटवारा होगा, उसका फ़ायदा बीजेपी संजीव चौरसिया को मिलेगा। बाकी बीजेपी का जो अपना ट्रेडिशनल वोट है वो तो है ही है, लेकिन लगता है कि यहीं पर कहीं चूक बीजेपी से हुई है दीघा को लेकर। जो राजपूत वोटों का टर्नआउट जो हम लोग के पास खबरें हैं चुनाव वोटिंग के दिन, वो ये है कि उस तरह का विभाजन नहीं हो पाया जैसा बीजेपी सोचती थी। बीजेपी विभाजन हुआ है नो डाउट, लेकिन वो 80-20 के रेशियो में हुआ है। 80% राजपूतों ने बिट्टू सिंह को सपोर्ट किया। जनसुराज है, पार्टी है, लेकिन उनका व्यक्तिगत अपना जो है प्रभाव, क्योंकि आपको ध्यान होगा सकीना जी कि मेयर का भी चुनाव उनकी पत्नी लड़ी थी और 75,000 वोट उन्होंने लाया था, जिसमें मैक्सिमम वोट दीघा विधानसभा सीट से उनको आया था। तो एक उनका अपना पॉकेट है। उम्मीद थी उनको कि टिकट मिल जाएगा, नहीं मिला तो जनसुराज से उन्होंने चुनाव लड़ा। तो कहीं ना कहीं शुरुआत में दीघा में लग रहा था 12 बजे 1 बजे तक की ट्रिंगुलर मुकाबला हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ा सेकेंड हाफ में लगा कि मुकाबला जो है अब दिव्या गौतम बाहर जा रही हैं और चौरसिया जी और बिट्टू सिंह में मुकाबला है। फिर शाम होते होते दिव्या गौतम ने थोड़ा रिगेन किया वहाँ पर। तो आज की तारीख में अगर नटशेल में आप पूछिए तो मामला ट्रिंगुलर है वहाँ का, और तीनों प्रत्याशी में हमको लग रहा है कि फ़िलहाल जो है संजीव चौरसिया और बिट्टू सिंह में बहुत क्लोज कंटेस्ट। और कुछ लोग तो बताते हैं कि बिट्टू सिंह का ही पलड़ा वहाँ पर भारी है। जनसुराज अगर कोई पहला खाता पटना जिला में अगर खोलेगी तो वो दीघा की ही सीट होगी। बिट्टू सिंह की पकड़ दीघा में मजबूत दिख रही। हमने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की और जहां तक ये कयास लगाए जा रहे थे, एक उम्मीद ये भी था कि दिव्या गौतम भी एक सुबह से जो हमने पोलिंग बूथ पे देखा कि वहां पर वोट जो है वो दिव्या गौतम 3 तारे के नाम से पड़ रहा था उन पर, लेकिन संजीव चौरसिया का भी पकड़ जो है, बीजेपी का भी पकड़ अच्छा है दीघा में। तो इस बार जनसुराज उम्मीद लगाया जा सकता है कि इस बार पटना से अगर खाता खुलेगा तो बिट्टू सिंह जी का खुलेगा, दीघा से खुलेगा। चलिए, तो सर दूसरा एक और बात कर लेते हैं, दानापुर के सीट पर बात कर लेते हैं। दानापुर में सर फाइट जो है वो आपको बस सिर्फ 2 तरफा महागठबंधन हो गया और एनडीए हो गया। एक तरफ राम कृपाल हो गए और एक तरफ है रीतलाल यादव। रीतलाल यादव अभी भी जेल में, कैंपेनिंग उनकी बेटी ही कर रही थी। और अभी लालू जी के जो रोड शो उन्होंने किया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यादव जो है वो ज्यादा से ज्यादा टूट गया, रुझान फिर से जीत का जो एक तरफा ये लोग बोल रहे हैं। आपकी समझ से क्या लगता है सर? देखिए, लोग तो बोल रहे हैं, लेकिन जिस रोड शो की आप चर्चा कर रहे हैं उस रोड शो में मैं खुद गया था। लालू जी के रोड शो में कवर करने के लिए मैं भी गया था, और नो डाउट जो बात आप बोल रहे हैं कि एक ऐसा जुनून मतलब वोटरों में लालू जी को लेके था कि लग रहा है कि वही पुराने जमाने वाले 90 वाले लालू यादव आ गए। जबकि वो गाड़ी से निकले भी नहीं, वो तो गाड़ी में ही रहे। लेकिन जो एक होता है ना कि एक समर्पण वाला भाव लालू जी के लिए, तेजस्वी के लिए तो है, यंग में है तमाम, लेकिन लालू जी के लिए जो निष्ठा है, खासकर आरजेडी का जो कैडर और वोटर है वो अब बरकरार है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। पार्टी में किसकी चलती नहीं चलती वो अलग मसला है, लेकिन पब्लिक के दिलों में अभी भी लालू यादव राज करते हैं, खासकर आरजेडी के जो सपोर्टर हैं। ये उस दिन रोड शो में हमको दिखा, और वहीं से गेम चेंज हुआ आपका दानापुर का। पहले जो रामकृपाल यादव लीड कर रहे थे, क्योंकि एक सॉफ्ट यादव की छवि है उनकी, लोग को लग रहा था कि एक सॉफ्ट यादव हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन उनकी बेटी और पत्नी ने जो कैंपेन किया, खासकर रीतलाल की बेटी ने जिस तरह से एक इमोशनल मैसेज दिया, कैंपेन किया, उस दिन रोड शो में भी लालू यादव के साथ थी, तो उसका भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा वहाँ पर। और जो बढ़त बना के रखा था रामकृपाल ने, रोड शो के बाद वो बढ़त उनकी ख़त्म हो गई। और चुनाव के दिन जो खबरें हैं उसमें कहीं ना कहीं रीतलाल को अपर एज हम देखते हैं कि वहाँ से रीतलाल को अच्छी खासी वोट मिली है, ना केवल आरजेडी का, बल्कि ऐसे लोग जो उनकी बेटी के जो सेंटिमेंटल स्पीच था, इमोशनल स्पीच था कि मेरे पिताजी के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको जेल में बंद किया गया, फलना चिलना, जो भी आरोप वो लगाई हैं, तो इसका भी एक प्रभाव वहाँ के वोटरों पर पड़ा है। और रीतलाल और रामकृपाल के बीच जो एकदम कांटे की क्लोज फिनिश वाला मामला था, उसमें बढ़त कहीं ना कहीं रीतलाल को वहाँ पर मिलती हुई हमको दिखती है।
रीतलाल उनकी कैंपनिंग उनकी बेटी ने की, जिसका राजनीति से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। बच्ची है, अभी तो स्कूलिंग ही कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से उसने अपने पिता के लिए कैंपनिंग की, तमाम मुद्दों पर बात किया और वही हर जगह जगह कर जाकर जो भी सच थे वो रखा गया। हमने जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो खबरें ये भी निकल कर सामने आई कि रामकृपाल यादव जी लोकसभा भी हार गए, विधानसभा भी हारने वाले हैं और अब मुखिया वाले में भी दिखने वाले। तो क्या लग रहा है? जैसे कि सकीना जी और लोग बोलते थे कि भाई लोकसभा आप ही लड़िएगा, राज्यसभा आप भी जाइएगा, मंत्री आप भी बनिएगा, विधायकी का चुनाव आप ही लड़िएगा, तो दूसरा लोग क्या करेगा। ये यादव वोटरों का अपना फीडबैक था। ऑफ द कैमरा बहुत लोगों ने इसी बात हमसे कही उस दिन रोड शो वाले दिन में। तो हमको लगा कि कहीं ना कहीं ये गुस्सा यादवों में भी रामकृपाल जी के लिए है। ठीक है, बहुत व्यवहार कुशल आदमी है, सबसे मिलते हैं, जुलते हैं, सुख दुख में जाते हैं, लेकिन ये वाला जो फैक्टर है ना, ये कहीं कहीं निगेटिव मार्किंग रामकृपाल जी को दे रहा था वो। तो इस बार ये नेगेटिव का काम करेगा, बार बार चुनावी दंगल में उतरना उनके लिए ये कहीं ना कहीं बैक पॉइंट मतलब बन जाएगा कि जिसकी वजह से वो पीछे हट सकते हैं। और रीतलाल और हम लोग को चर्चा करनी चाहिए, जब हम लोग दानापुर की चर्चा कर रहे हैं, आशा देवी दिन का टिकट कटा और काफ़ी विरोध में थी। अमित शाह के कहने पर वो शांत बैठी रही, लेकिन आप जानते हैं नेता लोग तो शांत बैठते नहीं हैं। घर से भी बहुत सारा ऑपरेशन उन्होंने किया और उसका भी प्रभाव इस रिजल्ट पे आपको दिखाई पड़ा। दही की पत्नी प्रियंका कुमारी भी तो बड़े आरोप लगा रही थी, बड़े आरोप इन द सेंस कि एक तरह से वो सपोर्ट भी कर रही हैं और दूसरी तरफ से सवाल भी खड़ा कर रही हैं। जिस तरीके से दही गोप की हत्या की गई, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो है वो विधानसभा चुनाव के लिए ही तैयारी कर रहा था, बताया गया कि उसकी हत्या करवा दी गई है और उनकी पत्नी जो है इस बार चुनावी दंगल मैदान में उतरने भी वाली थी, लेकिन रामकृपाल यादव उनके घर सुबह 5 बजे पहुंच जाते हैं नॉमिनेशन वाले दिन और इमोशनल ये करते हैं कि अगर आपके पति होते तो मेरी बात से इनकार नहीं करते। तो लगता है सर अगर दही गोप की पत्नी उतरती तो कुछ त्रिकोणीय फाइट हो सकता था। हो सकता था नो डाउट। अगर आशा देवी भी निर्दलीय उतरती तो भी टिंगडोर फाइट हो सकता था। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में तो आमने सामने का मुकाबला हो गया। हमने कहा कि घर के भीतर से भी बहुत सारे घोड़े खोले गए, चाहे वो दही गोप की पत्नी ने खोला होगा या फिर आशा देवी ने खोला होगा। इसका भी प्रभाव दानापुर के रिजल्ट पर आपको 14 तारीख को दिखाई पड़ेगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि दानापुर सीट से रीतलाल यादव निकलते हुए दिख रहे हैं। ये कयास लगाया जा सकता है, ये उम्मीद लगाई जा सकती है। एक और बहुत ही मज़ेदार सीट है सर, महुआ के बारे में सोचा क्यों नहीं बात कर लिया जाए। लालू जी के दोनों लाल वहाँ से हैं और जिस तरीके से एक भरोसा आरजेडी की तरफ है, तेजस्वी यादव पर बड़ा भरोसा है लोगों का। दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव जो अकेले चुनावी मैदान में है, ना कहीं परिवार का सहारा है ना पार्टी का सहारा है, पार्टी से अलग हो चुके हैं। लेकिन बात ये करते हुए नजर आ रहे हैं कि एक तेजस्वी यादव का एक स्लोगन भी है उनके साथ कि पार्टी ही सब कुछ है, लेकिन तेज प्रताप यादव ने इस पर कोट किया और उन्होंने कहा कि नहीं, जनता सब कुछ है और पूरा उम्मीद जताया जा रहा है कि महुआ से इस बार तेज प्रताप यादव भारी बहुमत से जीतेंगे। क्या लगता है सर? देखिए, जब तेजस्वी यादव बोल रहे थे, जिसका आपने जिक्र किया कि पार्टी ही सब चीज़ है, उसके आगे की लाइन उन्होंने कही थी कि आप लोग को किसी कंफ्यूजन में नहीं रहना है, आप एकदम माइंड बना लीजिए कि आपको करना क्या है। देखिए, जो राजद में चीज़ें बदली है, नो डाउट तेजस्वी यादव नंबर 1 पर है, उनकी बात को ही सुना जा रहा है और समझा जा रहा है। तो अगर तेजस्वी यादव ये बात कर रहे हैं कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, देखिए उनकी माताजी ने भी अपील की तेज प्रताप के लिए कि उनको मेरे दिल में उनके लिए जगह है, हम चाहते हैं कि वो जीते। वो तमाम चीज़ें अपनी जगह पर है। मिशा भारती ने भी कहा, सब पूरे परिवार ने एक सिंपैथी जताई, आशीर्वाद दिया, वो अलग चीज़ है। लेकिन तेजस्वी यादव की बात सब जगह सुनी जा रही है। आरजेडी का कैडर तेजस्वी यादव की बात को सुन रहा है, वो देख रहा है कि तेजस्वी यादव को सीएम बनना है, दूसरे को नहीं बनना है, तेजस्वी यादव को बनना है। तो तेजस्वी यादव ने जो ये लाइन कही कि कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, इसका मतलब कि मुकेश रोशन के लिए जो है एक साफ अपील उन्होंने की। और जो खबरें हैं, देखिए जो तीसरा खिलाड़ी है संजय सिंह लोजपा का, वो भी कोई कमज़ोर खिलाड़ी नहीं है, सब तरह से संपन्न है, पैसे भी संपन्न है, जनसंपर्क में संपन्न है। चिराग पासवान का पूरा साथ है, चिराग पासवान 2 बार गए वहाँ कैंपेन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान की भी प्रतिष्ठा उस सीट पर दाव पे लगी हुई है। और ये जो लड़ाई है यादव बंधुओं के बीच में, इसका फ़ायदा भी संजय सिंह को मिल सकता है, नो डाउट। कहा जा रहा है यादवों का गढ़ है और वहां पर जिस तरीके से संजय सिंह की फाइट है और 2 भाइयों के दरमियान भी फाइट है, ये तो त्रिकोणीय फाइट इसलिए हम नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर लालू के परिवार से ही 2 लोग उतर चुके हैं और दावे आखिरकार जो यादव वोट है वो कैसे डिस्ट्रैक्ट होगा।
जैसे तेजस्वी ने तो कैंपेन किया मुकेश के लिए, जी बिल्कुल। और तेज प्रताप ने तो अपनी पूरी ताकत लगा दी। कहा जा रहा है कि बैकडोर से भाजपा भी सपोर्ट कर रही थी तेज प्रताप यादव को। कल रवि किशन वाला आपने देखा ही है जी। तेज प्रताप के लिए अल्टीमेटली क्या होगा तो सबको पता है। लेकिन हम उस फैक्टर की बात कर रहे हैं कि कहते हैं कि दो की लड़ाई में तीसरे को फ़ायदा, तो कहीं दो की लड़ाई में तीसरे को फ़ायदा ना हो जाए और चिराग जल ना जाए वहाँ महुआ में, इसका भी है। लेकिन हमको लग रहा है कि ट्रिंगुलर फाइट होते हुए भी जो हार जीत का अंतर है वो 5,000 के नीचे ही रहेगा महुआ में। जो जीत जाए, तेज प्रताप जीत जाए, मुकेश रोशन जीत जाए या फिर संजय सिंह जीत जाए, मार्जिन कुछ बड़ा नहीं होगा। रुझानों के हिसाब से क्या लगता है सर, कौन से आधार पर जो हमको लगता है कि अल्टीमेटली जो है नंबर 1 नंबर 2 में मुकेश रोशन और संजय सिंह ही रहेंगे। तेज प्रताप की वहाँ पर लोकप्रियता है, तमाम चीज़ है, लेकिन जब वोट देने की बारी आएगी ना तो आरजेडी का कैडर जरूर तेजस्वी यादव की बात को सुनेगा। तो यही सबसे बड़ा फैक्टर है और वहीं पर तेज प्रताप पीछे हो जा रहे हैं। कितना भी परिवार से अपील हुआ हो, लेकिन एक मैसेज तेजस्वी यादव ने वहाँ साफ साफ दे दिया था और हमको लगता है कि मतदान के दिन वो फॉलो भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये नुकसान हुआ है तेज प्रताप को, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम रेस से बाहर हो गए हैं। रेस में है और हार जीत का अंतर 5,000 के नीचे ही होगा। आप अगर ऑर्डर में पूछिएगा 1 2 3 में, तो ऑर्डर में मान के चलिए कि हमारी समझ है उसमें मुकेश रोशन, संजय सिंह और तेज प्रताप, इस ऑर्डर पर आप कर सकते हैं। रेस में पीछे है तेज प्रताप? हाँ, हमको लगता है कि वहाँ पर पीछे हैं। तमाम लोग बोल रहे हैं, बड़ा चेहरा है, लालू जी के बेटे हैं, प्रचार बहुत जम के हुआ, तमाम चीज़ें हुई है। लेकिन होता है ना कि एक बार आप गाड़ी से आप उतर गए तो फिर मुश्किल हो जाता है। अगर वो आरजेडी से लड़ते तो नो डाउट 40-50 हज़ार वोट से वो जीत जाते, लेकिन जब पार्टी बदल गई और उसको एक ईगो के रूप में लिया तेजस्वी यादव ने अपने भाई के कैंडिडेचर को, तो उसका प्रभाव वहाँ पर है और मुकेश रोशन को उसका फ़ायदा है। संजय सिंह बीच में बाजी मार सकते हैं, 2 की लड़ाई में उनको फ़ायदा हो सकता है। एक और सीट है सर जिसको कहा जा सकता है कि चुनाव के वक्त में सारा ध्यान जो है वो अपनी तरफ खींच लिया गया, और आप सभी लोग समझ रहे हो कि मैं किस सीट की बात कर रही हूँ। मैं दरअसल मोकामा, आनंद सिंह, ये सब नाम सुन के ही लगता है कि ये सीट वाकई में हॉट नहीं खौफनाक सीट है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव से पहले यहाँ पर जो कांड हुआ, जिसके बाद आनंद सिंह का नाम हो, एक नया चेहरा निकल कर आया था सर, जन स्वराज पार्टी से प्रत्याशी थे पीयूष प्रियदर्शी, जो नेता बनने के लिए बहुत पहले से मेहनत भी कर रहे थे। लोकसभा में भी वो खड़े हुए थे, लोकसभा में भी उन्होंने अच्छा चुनाव प्रचार किया, लोगों से मुखातिब हुए, लोगों की समस्याओं पर भी बात की। लेकिन इस बार विधानसभा में उनका नाम फटा दुलार चंद यादव की हत्या के बाद। कहीं ना कहीं नाम सुर्खियों में भी आ गई, हिरासत में भी है, चुनाव भी हो गया, तो वहां पर जो है सर त्रिकोणीय फाइट बन रहा है। वहां पे एक आनंद सिंह का जो दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, ये तमाम चीजें चल रही थी। वहीं पे सूरजभान सिंह की पत्नी भी खड़ी हुई। दोनों बाहुबली के बीच के टक्कर में तीसरा भाई एक पढ़ा लिखा नौजवान पीयूष प्रियदर्शी खड़ा हुआ और इतना बड़ा कांड हो गया। तो कहीं ना कहीं उनका नाम फटा इस बार चुनाव में और त्रिकोणीय चुनाव वहां पर बना। वहां का समीकरण क्या लग रहा है सर? देखिए, वहाँ का समीकरण एकदम साफ है। जहाँ तक हम समझ रहे हैं अपने अनुभव के आधार पर, वहाँ के रिजल्ट में कोई, हमको नहीं लगता है कोई किंतु परंतु है। जिन खिलाड़ियों की आपने चर्चा की, पीयूष की, सूरजभान की, देखिए आनंद सिंह का दबदबा कब तक था? जब तक पीयूष एक नेता के रूप में, खासकर धानुक जाति के नेता के तौर पर वो नहीं उभरे। लेकिन आप खुद जान रही हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की, अपने खासकर अपनी बिरादरी में, पढ़े लिखे हैं, और सूरजभान की एंट्री लास्ट समय पर वहाँ पर हुई जी। तो ये दोनों चीज़ों को थोड़ा सा बाइफरकेट करिए कि जो आनंद सिंह जीतते थे या उनकी जो पत्नी वहाँ से जीतती थी चुनाव, उसमें धानुक वोटरों का बड़ा कंट्रीब्यूशन होता था। धानुक या तो दिल से या डर से मैनेज करके, जैसे भी हो, जिस विधि से हो, वो आनंद सिंह को वोट कर देते थे एकदम सर। क्योंकि पीयूष उस समय सीन में नहीं होते थे। 20 तक की बात, 20 के चुनाव, धानुक का एक बड़ा सपोर्ट पीयूष प्रियदर्शी की तरफ। हम उसी पर आ रहे हैं कि जो आनंद सिंह की जीत होती थी उसमें इस वोट बैंक का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता था जी। तो पीयूष के आने के बाद और 25 के चुनाव में वो वोट उनसे कटता चला गया। अब दुलारचंद वाले घटना को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं धानुक वोट का गुस्सा भी आपको दिखाई पड़ेगा कि जो ये कांड हुआ है, क्या
एक बेचैनी थी अनंत सिंह के समर्थकों में कि हमारा मेरा अपना धन दूसरे के पास जा रहा है। तो वो एक बड़ा चंक था। दूसरा, सूरजभान की पत्नी के आ जाने के बाद, चूंकि वहाँ के लोकल हैं, वो पहले भी चुनाव लड़े हैं, जेल में रहते हुए भी जीते हैं सूरजभान, तो वहाँ के लोगों में, लोकल लोगों में, जैसे वहाँ पर मोकामा आप गई होंगी तो एक शंकरवाड़ टोला है, एक मोल्दियार टोला है, तो भूमिहारों की बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी आबादी है। वहाँ के सियासत में इन टोलों का बड़ा प्रभाव है, मोकामा की राजनीति में। तो इन सब जगह सूरजभान की अपनी ज़बरदस्त पैठ है, दूसरे इलाके में भी, लेकिन इन सब इलाकों में पैठ है। और ख़ासकर वहाँ का जो व्यवसायी वर्ग है, बनिया वर्ग है, वो भी सूरजभान को सपोर्ट करता है। जब उनको लगा कि सूरजभान खुद अब आ गए हैं तो हमारी सुरक्षा तो हो ही जाएगी, कितने बड़े भी बाहुबली आनंद सिंह क्यों ना हो, अब तो सूरजभान दादा उनको लोग बोलते हैं उस इलाके में, अब तो दादा आ गए हैं, तो दादा तो है ही हमारी सुरक्षा के लिए, तो हमको किससे डरना है। तो वो वोट भी जो डर के आनंद सिंह की तरफ जाता था, वो वोट भी उनसे अलग हुआ। तो एक मेजर नुकसान हुआ धानुक वोट से, और बाकी जो लोकल वाला फीलिंग आ गया कि अब सूरजभान दा आ गए हैं, तो वो वोट भी उनसे माइनस हुआ। और हत्याकांड के बाद कहीं न कहीं ये चुनाव जो है बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड में कन्वर्ट हो गया, ये सच्चाई है वहाँ की। धानुक वर्सेस भूमियार कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। तो भूमियारों वोट में तो डिवीजन हुआ ही हुआ। अब धानुक का वोट प्रियदर्शी को भी मिला और सूरजभान को भी मिला। जिन धानुक को लगा कि नहीं, प्रियदर्शी तो जी कमज़ोर थोड़ा पड़ रहे हैं, बीच में पुलिस वाला सब कांड सब हो गया, तो क्यों नहीं अनंत सिंह को हराना है तो हम सूरजभान को ही वोट कर दें, तो उसका फ़ायदा भी बीना सिंह को मिल गया, बीना देवी को, उनकी पत्नी को। लोकल वोट मिला, व्यापारियों का वोट मिला, उनके अपने प्रभाव का वोट मिला। तो पूरी तरीके से एक समीकरण बना सूरजभान की पत्नी को लेकर, और हमारा एकदम स्पष्ट आकलन है मोकामा की सीट को लेकर कि सूरजभान की पत्नी ही वहाँ से चुनाव जीत रही है, और ठीक ठाक मार्जिन से जीत रही है। सूरजभान सिंह की पत्नी, वहां से उम्मीद ये लगाया जा सकता है क्योंकि आनंद सिंह, ये कांड के बाद आनंद सिंह की हवा जो है वो ठंडा भी जाएगी, और पीयूष प्रियदर्शी चले टक्कर में तो आ सकते हैं, लेकिन जीत हासिल के बहुत आगे पीछे ही अभी जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से मोकामा से तो साफ क्लियर ये कयास लगाया जा सकता है कि सूरजभान सिंह की पत्नी रीना देवी वहाँ से निकल सकती हैं। एक और सीट है सर, शिवान की बात कर ले, मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन की बात कर लें, जिसको लेकर भी काफ़ी मीडिया वाले लोग भी गए हुए थे, और काफ़ी लोगों से भी ये सुन में आ रहा दहशत का माहौल, मतलब जब भी शहाबुद्दीन का जिक्र आए, ओसामा का जिक्र आए, तो माहौल जो है वो दहशत वाला हो जाता है। ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा कुछ ऐसे मीडिया के साथी हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो वो ये बात कहते हैं। क्या लगता है सर, इस बार ओसामा साहब वहाँ से खड़े हैं, वहाँ से उनको टिकट दिया, तेजस्वी ने भरोसा जताया है, ओसामा पर बड़ा भरोसा है कि इस बार वो यहाँ से फतेह हासिल कर लेंगे। बड़े बड़े आरोप शहाबुद्दीन के ऊपर लगे हैं, उनके नाम को लेकर आज भी माहौल बनाया जाता है। चुनाव प्रचार में देखा गया कि योगी आदित्यनाथ 3 दिन के कैंपेनिंग में आए, 2 दिन उन्होंने रघुनाथपुर में निकाला, उनके नाम का माला जपा। ठीक है, ये हम नहीं, ये वहाँ के लोग कहते हैं, हमने सोचा क्यों नहीं इन तमाम शब्दों पर भी जिक्र कर लिया जाए। तो क्या लगता है सर, वाकई में वो जो कैंडिडेट है ओसामा साहब इतने मजबूत हैं कि उनके लिए इतनी स्ट्रॉन्ग कैंपेनिंग की जाए? चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है, तमाम लोगों ने क्या कुछ वोट किया, और लगता है सर वहाँ से कि ओसामा साहब निकलेंगे, या फिर तेजस्वी ने जो भरोसा जताया था वो बस ऐसे ही चला जाएगा? देखिए सकीना जी, ये जो 25 का चुनाव हो रहा है ना, बीजेपी ने बहुत सारी गलतियां की, और रघुनाथपुर सीट को लेकर और ओसामा साहब को लेकर भी गलती की है बीजेपी ने। मिसकैलकुलेशन है। कैलकुलेशन क्या गलती हुई है इसमें? देखिए, कहीं ना कहीं ओसामा साहब जब खड़े हुए, शहाबुद्दीन के बेटा, तो बीजेपी को लगा कि क्यों नहीं चुनाव को हिंदू मुस्लिम कर दिया जाए, और हिंदू मुस्लिम करने का फ़ायदा दूसरे क्षेत्रों में भी पड़ेगा, और इसी स्ट्रेटजी से उन्होंने वहाँ पर कैंपेन किया। चाहे वो योगी आदित्यनाथ गए हो, असम के सीएम गए हो, या दूसरे नेता हो। क्या वो बोलते थे कि यार एक तो ओसामा बिन लादेन था और एक ये छोटा लादेन आ गया है, तो छोटा लादेन नहीं ज़्यादा बढ़े, उसको वहीं पर ख़त्म कर दो, मतलब वहीं पर उसको हरा दो, मतलब राजनीतिक भाषा में। तो ये बीजेपी के ये लोग भूल जाते हैं, जो लोग शहाबुद्दीन को जानते हैं, जो पुराने लोग हैं, शायद आप लोग की भी जानकारी में होगा कि शहाबुद्दीन ने हमेशा वहाँ पर अपर कास्ट के लोगों को संरक्षित किया है, चाहे वो राजपूत हो, भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, जो भी हैं, वो प्रो फॉरवर्ड रहे हैं। बीजेपी
यहाँ पर मिसकैलकुलेशन ये कर गई कि उनको लगा कि नहीं, हम इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम कर देंगे। शहाबुद्दीन की पूरी सियासत प्रो फॉरवर्ड की रही है। राजपूत उनके बहुत बड़े समर्थक रहे हैं, भूमियार लोग उनके समर्थक रहे हैं शहाबुद्दीन के, क्योंकि माले और जिससे जो लड़ाई होती थी उसमें माले के खिलाफ जो प्रोडक्शन होता था वो शहाबुद्दीन देते थे अपर कास्ट के लोगों को। तो वो शहाबुद्दीन ने कभी हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स नहीं की या फिर उस तरह की कोई सियासत शहाबुद्दीन नहीं की। वो माले वर्सेस दूसरी बात थी कि माले का जो आतंक था या माले जो कहता था कि मेरा अधिकार है, उससे जो लोग प्रभावित होते थे उसके संरक्षण का काम शहाबुद्दीन पूरे सारण में और सिवान में करते थे। उस तरह की चीज़ें शहाबुद्दीन करते थे। उसमें बहुत सारी आपराधिक मामले भी हुए जिसका आपने जिक्र भी किया, बहुत बड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका नेचर दूसरा है, उसका नेचर हिंदू मुस्लिम क्राइम का नहीं है, उसका नेचर माले वर्सेस शहाबुद्दीन का नेचर है। उसमें जो हत्या हुई हो, जो भी चीज़ें हो, रंगदारी हुई हो, उसको बाहुबली कहिए, तो शहाबुद्दीन की जो तस्वीर पेंट की जाती है वो तस्वीर नहीं है शहाबुद्दीन की, और उस तस्वीर को बीजेपी वाले नहीं देख पाए। वहाँ पे वो चले गए लादेन और छोटा लादेन और ओसामा और छोटा ओसामा में चले गए। तो लोगों को एक गुस्सा था कि क्या ये लोग बोल रहे हैं भाई। हमने माहौल भी भापा सर, लोग ये कह रहे थे कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान जो माहौल बनाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन जनता जो है अपना मुद्दा उन्होंने क्लियर रखा कि नहीं, इस बार भटकना नहीं। क्योंकि वहाँ के लोग तो जानते हैं ना भाई कि शहाबुद्दीन क्या चीज़ है। वही उन लोगों को असर हुआ कि बीजेपी क्या कर रही है भाई। उन्होंने तो हमेशा अपर कास्ट को वहाँ सपोर्ट किया है शहाबुद्दीन साहब ने। अब उनके बेटे आए हैं, देखिए उनके बेटे पर तो कोई आरोप नहीं है, उनकी छवि तो साफ है, पढ़े लिखे हैं, उनका पहली बार उतरे हैं चुनाव में और साफ सुथरे छवि, उनका विजन भी है बिहार को लेके अपना विजन। हमारी भी कई बार बातचीत हुई है, बिहार के विकास को लेके एक विजन है उनके पास, सिवान के विकास को लेके एक विजन है उनके पास। तो इन सब चीज़ों को भाजपा कहीं ना कहीं गोल कर गई, क्योंकि वो चुनाव को दूसरा रंग देने की वहाँ कोशिश कर रही थी, वो फेल हो गया। अब वोटिंग के दिन देखिए, जो माई का वोट तो मिला उनको, अपर कास्ट का वोट भी रघुनाथपुर जैसे इलाके में जो राजपूत बीजेपी को वोट करते थे उसमें बहुत सारे राजपूतों ने, मैक्सिमम राजपूतों ने ओसामा साहब को वोट किया है। इसलिए उस सीट को लेकर भी मेरा आकलन है कि वहाँ ओसामा की बढ़त है, ओसामा वहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। तो चले, हमने रघुनाथपुर का जिक्र किया सर, वहाँ पे एक तरफा फाइट है, वहाँ पर है कि ओसामा साहब जो है वो निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं माहौल बनाने की कोशिश की। हम और आप यहाँ के लोकल पत्रकार हैं, हमने जब भी मुलाकात की ना कभी शहाबुद्दीन साहब से डर लगा ना कभी ओसामा साहब से डर लगा। जो माहौल कुछ मीडिया वाले ऐसे बना रहे हैं कि उनसे मुलाकात करने में डर लगता है, बहुत खौफनाक है, व्हाइट हाउस है। मैं मीडिया का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन ये न्यूज़ मैंने लगातार देखा कि उनका घर जो है वो व्हाइट हाउस है, बाहर से खौफनाक लगता है, लोगों से मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसा तो नहीं, हम लोकल पत्रकार है और हम हमेशा ही मुलाकात करते हैं। खैर चले, रघुनाथपुर से एक सीट जो है वो साफ है कि कहीं ना कहीं ओसामा साहब जो है वो साफ निकलते हुए नजर आ रहे हैं। एक अहम और आखिरी सीट पर सोचा सर आपसे चर्चा कर लें, ये बहुत अहम सीट है। हम राघोपुर की बात करेंगे सर आपसे। राघोपुर ये वो सीट है सर जहां पर तेजस्वी यादवों का गढ़ मान लीजिए, तेजस्वी यादव वहां से लगातार जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने एक बार फिर से सतीश कुमार पर यकीन जताया है, वहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं, सीएम चेहरे के दावेदार भी हैं। सीएम चेहरे बाद में आएंगे, पहले क्या वहां पर से वो चुनाव जीत पाएंगे? क्या लगता है कि इस बार क्योंकि हम लोग राघोपुर में देखा, हमने कुछ समस्याएं भी हैं बार को लेकर और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर हमने देखा, गांव इलाके में भी गए तो बहुत सारी समस्याएं नजर भी आई सर, लोगों की थोड़ी बहुत शिकायतें भी आई, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो आंख मूंद कर भी आज भी लालू प्रसाद यादव के नाम पर वोट करने को तैयार हैं। क्या लगता है सर, सीएम फेज पर चर्चा पहले कर लें? लगता है कि सीएम फेज के लिए बात करनी चाहिए या फिर पहले इनके सीट की बात कर ले कि ये निकल जाएगा यहाँ से? देखिए, तेजस्वी यादव जब भी गए अपने कैंपेन में, कम ही गए, जब भी गए उन्होंने कहा कि आप सीएम चुन रहे हैं और हम सीएम बन के क्या करेंगे यहाँ के लिए आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि दरोगा आपको देख के खड़ा हो जाएगा, डीएसपी देख के आपको, जो लोकल पॉलिटिक्स होता है, क्योंकि आप एक सीएम को चुन रहे हैं। लेकिन वहाँ मामला बहुत गंभीर हो गया। इसलिए आपने देखा होगा कि पूरी लालू फैमिली, चाहे रोहिणी आचार्य हो, राबड़ी देवी हो, मीसा भारती हो, तेजस्वी यादव के कुछ खास लोग 24/7 वहाँ कैंप किए हुए थे कि कैसे अपने भाई को जिताना है। दो चीज़ें हैं, देखिए उस विधानसभा का आप देखिएगा ज्योग्राफी तो दो पार्ट में बटा हुआ है। एक राघोपुर है विधानसभा में, एक राघोपुर और एक बिद्दुपुर।
एकदम क्लियर कट डिवीजन है वहाँ पे। राघोपुर में यादवों की बड़ी आबादी है, बिद्दुपुर में अपर कास्ट खासकर राजपूतों की बड़ी आबादी है, एकदम क्लियर है। तो राघोपुर जो पिछला चुनाव हुआ 2020 का, उसमें राघोपुर से करीब करीब 20,000 प्लस वोट से लीड किए ये, ज़्यादा वोट से, हमको ध्यान नहीं आ रहा, 20-25,000 वोट से केवल राघोपुर से ही लीड कर गए थे तेजस्वी यादव। बिद्दुपुर में लीड का मार्जिन कम था। तो इस बार क्या हुआ, इस बार सतीश यादव भी आए, पुराने खिलाड़ी ये भी आ गए। सतीश यादव को लेके वहाँ पर कोई बात नहीं होती, कहते हैं कि एक सीधा साधा लड़का है, लगा रहता है रात दिन, हम लोग के साथ रहता है, हरनी मरनी दुख दर्द सब में रहता है, कोई उस तरह की छवि नहीं है, साफ सुथरी छवि है। और एक चीज़ समझिए, भाजपा का टॉप नेतृत्व खासकर संघ और टॉप कुछ लीडर ये चाहते थे कि ये सीट हम निकालें। देखिए, हम आपके चैनल पर ये साफ साफ बता देते हैं कि भाजपा के भीतर भी कुछ नेता थे, बड़े नेता, जो नहीं चाह रहे थे कि तेजस्वी यहाँ से चुनाव हारे। ये मैं बहुत गंभीरता से आपसे बोल रहा हूँ। लेकिन जब चुनाव का दिन नज़दीक आया और एक मोमेंटम बनने लगा सतीश यादव के लिए, तो भाजपा के टॉप लीडरशिप को और संघ को भी लगा कि नहीं, इस बार हम लोग लगता है जीत सकते हैं। तो फिर उन लोगों ने एकदम दिल खोल के मदद करना शुरू किया। मतलब ये वोटिंग के 2-3 दिन पहले की कहानी है। जबरदस्त कैंपेनिंग शुरू हो गई। जबरदस्त क्या है, ये बूथ बाय बूथ कैंपेनिंग शुरू हो गई। संघ के लोग एक्टिव हो गए, एक एक बूथ पर संघ ने अपनी लिस्ट बनाई और अपना काम शुरू किया। जो नाराज लोग थे उनको मनाने का काम शुरू किया। तो एक तरह से स्ट्रेटजी बनाई गई कि बिद्दुपुर में तो हमको कम से कम 10 से 15 हज़ार से लीड करना है, और राघोपुर में हम कोशिश करें कि 4-5 हज़ार से ज़्यादा की लीड तेजस्वी यादव को नहीं मिले। इसी स्ट्रेटजी से काम वहाँ पर हुआ है। अब तो जब ईवीएम खुलेगा तो पता चलेगा। लेकिन ऐसा है कि यादवों का भी बहुत समर्थन सतीश यादव को पहले भी मिलता था, लेकिन इस बार जो 5 साल का कार्यकाल रहा तेजस्वी यादव का, उसमें से जो यादव नाराज हुए, उनसे हो ही जाता है, विधायक से तो लोग नाराज हो ही जाते हैं। तेजस्वी यादव कम क्षेत्र में जाते थे तो नाराजगी होती ही होती थी। तो उसका फ़ायदा जो है सतीश यादव को मिला। कुछ यादव का वो पॉकेट जो हमेशा तेजस्वी यादव को वोट करता था, वो वोट इस बार सतीश यादव को मिला। तीसरी बात क्या हुई, इस बार एलजेपी एनडीए का पार्ट है। 2020 के चुनाव में क्या हुआ, मुकेश रोशन खड़े हो गए चिराग की पार्टी से, और करीब करीब 20-22 राकेश रोशन खड़े हो गए चिराग के पार्टी से 20 में 20-25 हज़ार वोट ले आए। मतलब जो मार्जिन आप देखते हैं 35,000 या 36,000 से जीते थे तेजस्वी यादव, उसमें ये माइनस होने का भी बड़ा खाते हैं, क्योंकि 20-25 हज़ार वोट तो यही ले आए। तो इस बार तो वो थे इसमें एनडीए पार्ट में चिराग पासवान, और भाजपा के बड़े नेताओं ने एक अच्छा काम क्या किया, मतलब रणनीतिक तौर पर राकेश रोशन को बीजेपी में शामिल करवा लिया आखिरी मौके पर पटना में दिलीप जायसवाल ने उनको बड़े नेताओं के निर्देश पर, मैं बराबर बात को बता रहा हूँ कि बड़े नेताओं ने दिलचस्पी शुरू की, और आखिरी समय में राकेश रोशन को शामिल कराया गया। और राजपूत वोटरों में एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि आगे कोई भी चुनाव होगा, एमएलसी का चुनाव होगा या कोई होगा, उसमें राकेश रोशन को हम लोग तवज्जो देंगे। तो राकेश रोशन ने अपनी पूरी ताकत, मतलब अपने सारे घोड़े खोल दिए सतीश यादव को जिताने के लिए। इस बार आप देखिएगा जब होगा तो बिद्दुपुर के इलाके में आपको सतीश यादव की बढ़त दिखेगी। रिजल्ट डिपेंड करेगा कि राघोपुर में सतीश यादव या बीजेपी ने कितने बड़े मार्जिन लेने से तेजस्वी यादव को रोका। अगर कम मार्जिन पर रोक देंगे तब तो सतीश यादव निकलेंगे, लेकिन अगर राघोपुर में अगर लीड हो गई ज़्यादा की 15-20 हज़ार की, तब फिर बहुत क्लोज फाइट आपको राघोपुर में दिखेगा। लेकिन तेजस्वी यादव निकाल लेंगे, अपना सीट संभाल लेंगे। देखिए, बहुत ही फोटो फिनिश वाला चुनाव है। बिद्दुपुर में जिस तरह से वोटिंग हुई है अपर कास्ट की और दूसरे की, उससे ये चुनाव फोटो फिनिश वाला चुनाव हो गया। तेजस्वी यादव नो डाउट बड़े चेहरे हैं, सीएम के प्रत्याशी हैं, सीएम के दावेदार हैं, और एक आकर्षण भी है। पूरे बिहार में आकर्षण है, तो राघोपुर में स्वाभाविक है एक बड़ा आकर्षण है। खासकर यादव बिरादरी में, यादव बहुल इलाका है राघोपुर, तो कहीं इसमें दो मत नहीं है कि एकदम भर भर के वोट उनको मिला है। लेकिन ये जो स्ट्रेटजी कुछ चेंज हुआ है,
और जो समीकरण बदला है, लोजपा एनडीए का पार्ट है, राकेश रोशन को बीजेपी में शामिल कराया गया है और बिद्दुपुर को फोकस किया गया है, संघ एक्टिव हुआ है, मतलब तमाम जो प्रयास हो सकता था वो प्रयास इस बार गंभीरता से बीजेपी ने पूरी मेहनत झोंक दी गई बीजेपी की तरफ से। अब ये चूंकि लोकप्रियता ही इतनी तेजस्वी यादव की है कि वो उसको न्यूट्रलाइज कर दे और ये जीत जाए, ये हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ का रिजल्ट एक तरफा होने जा रहा है। एक फोटो फिनिश वाला चुनाव है, 5-7 हज़ार के मार्जिन से ही वहाँ पर हार जीत वहाँ पे सकीना जी होगी। 5-7 हज़ार के मार्जिन से ही खेला से ऐसा नहीं है कि 25-30 हज़ार से वहाँ कोई जीतने जा रहा है। बढ़त नो डाउट तेजस्वी यादव की है, लेकिन सतीश यादव भी बहुत पीछे नहीं है। इस बार क्या लगता है सर, सीएम फेस के लिए वाकई में तेजस्वी यादव तैयार है, महागठबंधन तैयार है और जनता तैयार है पहले फेज के चुनाव के बाद? देखिए, पहला चरण का जो चुनाव हुआ है, नो डाउट उसमें महागठबंधन ने बहुत बेहतर किया है। जो हमारे पास जो खबरें हैं, जो चुनाव लड़ा है 67 सीटों में, या आरजेडी ने लड़ा है ज़्यादा सीटों पर, उसमें कहीं न कहीं 40-42 सीटों को जीतने का अनुमान है आरजेडी का। तो आरजेडी ये मान के चल रही है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। अभी देखिए लड़ाई क्या चल रही है, थोड़ा सा आपके टॉपिक से अलग होकर हम बात कर रहे हैं। अभी बिहार में लड़ाई क्या हो रही है कि नंबर 1 की पार्टी कौन होगी, जेडीयू होगी या आरजेडी होगी, ये लड़ाई हो रही है। बीजेपी तो तीसरे पर चली गई, पहले चरण के बाद तो वो तीसरे पर चली गई। लड़ाई अब हो रही है कि नंबर 1 की पार्टी कौन होगी, सबसे बड़ा दल कौन होगा, जेडीयू या आरजेडी। तो हम आपको बताएं कि जो पहला चरण का चुनाव हुआ उसमें कहीं ना कहीं 1-2 सीटों से जेडीयू आगे है, लेकिन जो दूसरा चरण होगा जिसमें सीमांचल भी है, मिथिला का इलाका है, शाहबाद का इलाका है, जहाँ एकदम स्ट्रॉन्ग होल्ड है तेजस्वी यादव का और आरजेडी का, वहाँ पर वो अच्छी सीटें लाएगी। और जो हमारा आकलन है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो आरजेडी ही होके उभरेगी। जनता दल यूनाइटेड 2 नंबर पर रहेगी, तीसरे पर बीजेपी रहेगी। ये आपके अब तक के जो रुझान है, रुझान के हिसाब से ये आपको लग रहे हैं सर कि इस बार जो फाइट है, जो पार्टियों का फाइट है, यानी कि सबसे बड़ी पार्टी जो बनकर उभरने वाली है वो आरजेडी ही उभरेगी और कहीं ना कहीं जदयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी जो सेकंड नंबर पर आ जाएगी। फिलहाल देखिए, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ रुझान को लेकर डिस्कस करने के लिए। सर चलिए, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, हमने तमाम मुद्दों पर बात की। दरअसल पहले फेज की चुनाव हो चुकी है बिहार में, जिसको लेकर तरह तरह की खबरें और तरह तरह की बातें भी सामने आने लगी है। लोगों का यह कहना है कि इस बार पहले फेज के चुनाव के बाद जहां एनडीए दावे कर रही है कि एनडीए का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, कैंपेनिंग के बाद लोगों जनता की जो यकीन है वो एनडीए की तरफ दोबारा से है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो सीएम चेहरे के लिए दावेदार हैं, महागठबंधन पर उम्मीद भी लोगों ने जताया है। खैर, जितनी भी जनता है, हमारी जो भी आवाम है, तमाम लोगों ने वोट कर दिया है और अपने उंगली के सहारे इस बार बिहार में बदलाव होगा या फिर से वही बिहार होगा, ये तमाम चीजों पर मोहर लग चुका है। अब 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है और 14 तारीख को ही पता चलेगा कि अभी हम लोगों ने जिन भी तमाम मुद्दों पर बात की, ऐसे हॉट सीटों पर बात की जो 121 विधानसभा जिनमें चुनाव हो चुके हैं, 18 जिले में चुनाव हो चुका है अब तक, और इसमें क्या कुछ रुझान है, हमने इन तमाम मुद्दों पर बात की। फिलहाल देखना यह है कि अब ये खबर देख रहे हैं, आप लोग अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें कि इन तमाम मुद्दों पर आपको क्या कुछ लगता है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे दे इजाजत, धन्यवाद।